नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल को लेकर के आई है। हिमाचल सरकार को नोटिस भेजा गया है। क्या ये नोटिस है जो पुष्पा स्टाइल में आपने हिमाचल प्रदेश में लकड़ियां बहते हुए देखी, उसी पर जो जन याचिका थी उसकी जो सुनवाई हुई है उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भेजा गया है और स्वतः संज्ञान कैसे लिया गया, आपको वो बताएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा फैसला आज लिया है। ये आपदा जो प्रदेश में आई हुई है, इसके मद्देनजर जो जनता है उनके लिए ये राहत भरा जो है वो फैसला है, आपको वो बताएंगे। और मोदी सरकार ने जो आम जनता है, प्रदेश की जनता है, उनके लिए क्या बड़ा फैसला लिया, आपको वो बताएंगे। सभी खबरें आपको विस्तार में बताएंगे। चलिए शुरुआत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की खबर के साथ करते हैं। पुष्पा स्टाइल में हिमाचल में बहकर आई लकड़ियों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हिमाचल सहित जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें नदी में बहकर आई लकड़ियों पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल समेत पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पर आज चिंता जाहिर की है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया में दिखाया गया है कि किस प्रकार से लकड़ियां जो है वो बहकर आई, यह एक गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल समेत पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को भी नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब राज्य सरकार को अगली सुनवाई में इसका जवाब देना होगा। आपको बता दें, हिमाचल के कुल्लू में 24 जून को बादल फटने के बाद आई बाढ़ के चलते सैकड़ों टन लकड़ियां बहकर पंडो डैम तक पहुंच चुकी थी। इसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर खूब देखी, जो वायरल भी हुई। इस पेड़ों की जो अवैध कटान से जुड़कर जो है इसे देखा गया, वायरल किया गया। इससे वन विभाग और जो सरकार की कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठे। इसके बाद सरकार ने जो है वो वन विभाग से इसमें जांच बिठाई, मगर जांच में जो है वो क्लीन चिट दे दी गई। ये वो लकड़ियां बताई गई जो फ्लैश फ्लड के कारण टूटकर पंडो डैम पहुंची थी। इस बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आईएफएस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये बड़ी खबर है जी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में आपदा में बड़े पैमाने पर कटे हुए स्लीपर बहकर आए, यह जांच का विषय है। सरकार व वन विभाग को इस विषय में गहराई से सोचना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि जो आईएफएस अधिकारी है, डीएफओ हैं, वो जंगल में जाते तक नहीं है, जंगल को गार्ड के भरोसे छोड़ा गया है। ऐसे में सरकार को इस ओर खास ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे ये लकड़ियां आ रही है। इससे पहले जो ठियोग के विधायक है कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने भी वन विभाग की जो कार्यप्रणाली है उस पर कई सवाल जो है वो उठाए थे। तो बड़ी खबर थी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, सीएम सुक्खू के आदेशों के बाद मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को आज गाड़ियों के माध्यम से चंबा पहुंचाया गया। गाड़ियों के माध्यम से लगभग जो 500 के आसपास श्रद्धालु है उन्हें पहुंचाया गया चंबा। और इसमें जो भोजन है, पानी है, जो निःशुल्क जो गाड़ियों में लाया गया, कोई भी पैसा श्रद्धालुओं से नहीं लिया गया। उन्हें ये जो सुविधाएं थी निःशुल्क दी गई। आज खराब मौसम के चलते जो बीमार हैं और जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं 35 के आसपास, इन सभी को सरकार ने छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा पहुंचाया। इस जो ये हेलीकॉप्टर था, इसने 7 उड़ानें अकेले भरी और इसमें लाया गया श्रद्धालुओं को। वायुसेना का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो पठानकोट में तैनात तो है, लेकिन खराब मौसम के चलते वह उड़ान वहां से नहीं भर पा रहा है। अगर उड़ान नहीं भर पा रहा तो समझ सकते हैं कैसे, जब वहीं पहुंचा ही नहीं है तो फिर कैसे मदद हो पाएगी। इसके अलावा जगत सिंह नेगी खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं जी, आए हुए हैं और पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं और भरमौर में ही हैं और वहीं पर जो अधिकारी है उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। वही जो सारी जानकारी है वो सीएम सुक्खू को आज फोनिकली जगत सिंह नेगी ने मुहैया करवाई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो स्थिति है वो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनको बहुत जल्द, जितने भी श्रद्धालु हैं उनको हम रेस्क्यू कर देंगे, यहाँ से जो ऐसे स्थल है जैसे चंबा तक बिल्कुल सही पहुँचा देंगे उनको। हालांकि केंद्र से जो है वो 5 हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं, लेकिन प्रदेश में मौसम खराब बना हुआ है, जो वहाँ पर हेलीकॉप्टर है भी वो भी जो है वो पठानकोट में वो भी नहीं पहुँच पा रहा है भरमौर। बाकी जो
श्रद्धालु हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक बहुत जल्दी जो है वो पहुंचाया जाएगा, जो बचे हुए हैं। डीसी चंबा के अनुसार उन्होंने भी एक अपना मीडिया वर्जन दिया है। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा के 114 श्रद्धालु हैं उनको हमने भरमौर से चंबा पहुंचाया है। अभी तक का अपडेट है, जो मंत्री ने उस दिन को दिया था अपडेट। भरमौर से अब तक 15,000 जो श्रद्धालु हैं अभी तक सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए हैं और 7,000 ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको निःशुल्क जो परिवहन सेवाएं हैं वो दी गई है। ये सूचना भी उन्होंने ही दी है डीसी ने। वहीं बीते 24 घंटे में कितना नुकसान हुआ है वो बताते हैं आपको। बीते 24 घंटे में नुकसान की बात करें तो कुल्लू के अखाड़ा बाजार में आज सुबह लैंडस्लाइड से 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दुखद खबर है जी। इसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग जिंदा मलबे में दफन हैं, अभी तक नहीं निकाले गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ, मिल ही नहीं रहे हैं। 3 जो घायल हैं उन्हें जो एम्स हॉस्पिटल है बिलासपुर में वहां पर रेफर कर दिया गया है। वहीं अखाड़ा बाजार में जिन घरों को खतरा है उनको खाली करवा दिया गया है। वहीं बीते कल की बात करें तो बीते कल अखाड़ा में ही बीते कल भी गिरे हैं मकान, वहां पर जो है वो वहां पर मकान गिरने से 2 लोगों की डेथ बीते कल हुई थी, 2 आज हो गई है। 5 लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं, 3 लोगों को एम्स पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा देखें आप जो वहां पर एक और जगह है जी कुल्लू के पास ही 4-5 गाड़ियां वहां पर चपेट में आई है, कोई जानी नुकसान तो फिलहाल नहीं है। इसके अलावा कुल्लू के ही देवधार में लैंडस्लाइड से 5 घरों को भी खतरा पैदा हो गया है, इन्हें आज खाली करवा दिया गया है। इसके अलावा बात करें नुकसान की तो सोलन के ओछ घाट में बीती रात को पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान आने से काकू नाम का एक व्यक्ति है, इसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया और जो पत्थर हैं वो मकान के ऊपर जा गिरे जिससे किचन जो है वो पूरा गिर गया। जिस वजह से जो है वो वहाँ पर जो पहाड़ी है, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं तो ऐसे में जो है वो जो किचन है उसको तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, उसको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो हनोगी माता, ये बड़ी खबर है जी। हनोगी माता हाईवे की सुरक्षा, हाईवे जो माता है उसको हाईवे की जो सुरक्षा की देवी उसको माना जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सरकार और जो NHAI है उनसे मांग की गई है कि जब से नया NH बना है और जो पुराने वाला हाईवे है उसको लावारिस छोड़ दिया गया है, इससे जो हनोगी माता है वो नाराज हैं। तब से कुल्लू में लगातार जो है वो आपदा भी आ रही है, तबाही भी मच रही है। ऐसे में लोगों ने सरकार से मांग की है कि माता नाराज हैं, इसलिए यहाँ पर हवन पाठ करवाया जाए और जो माता है उससे क्षमा मांगी जाए। वहीं लोगों ने कहा कि जो पुराना हाईवे है उसको बहाल किया जाए। लोगों ने यह भी कहा कि जो 4 लेन टनल्स बनाई गई है उसमें कोई एतराज नहीं है, लोग उससे जाएं, लेकिन जो पुराना हाईवे है वापसी आने के लिए उसको बहाल किया जाए। तो जनता की ये मांग है जी, और जनता ये कह रही है कि जो हनोगी माता है वो वहाँ की आराध्य माता है, आराध्य देवी है। जब से नया हाईवे बना है वहां से लोग नहीं गुजरते हैं और माता इससे नाराज हैं और ये लोगों की आस्था है। मध्य प्रदेश देवभूमि है, लोगों की आस्था यहाँ पर है, तो लोग यही कह रहे हैं कि जो ये है उसको खोल दिया जाए। इसके अलावा जो है वो बीती शाम नई दिल्ली में जो GST काउंसिल की 56वीं जो मीटिंग हुई है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST को लेकर कई ऐलान किए। ये आम जनता से जुड़ी हुई खबर है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अभी तक GST के 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने सिर्फ 2 स्लैब 5% का और 18% ही जो है वो होंगे GST के। इसके साथ ही कुल 175 से अधिक सामान जो जनता बाजार से लेती है उसको जो है GST था उस पर घटा दिया गया है। जनता के लिए खबर क्या है, जो आम आदमी हैं उनके अब पैसे बचेंगे। वहीं कुछ लग्जरी जो सामान हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए GST बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। GST के नए रेट इसी माह 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले को अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसके 50% जो टैरिफ का जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जो केंद्र सरकार ने लिया है। GST घटने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, खाने पीने के जो सामान हैं जैसे दूध है, पनीर है, रोटी, पराठे, सब पर जो पहले कह सकते हैं आप 5% GST लगता था, इसको खत्म कर दिया है। 0 टैक्स लगेगा अब, यानी GST खत्म कर दिया है। तो पूरे जो लोग हैं देश में इनको अब इस पर GST नहीं देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है इसके जो दाम है मार्केट में वो गिर जाएंगे। इसके अलावा घी और जो मक्खन है उस पर पहले 12% GST लगता था, इसको अब जो है वो 5% कर दिया गया है, यानी इसका भी रेट गिर जाएगा, पूरे देश में सस्ता हो जाएगा। नूडल्स, पास्ता, नमकीन, सॉस, भुजिया, चॉकलेट, इस पर पहले 12% GST लगता था, अब इसको 5% कर दिया गया है, यानी ये भी सस्ता मिलेगा पूरे देश में। चीनी जो है, चीनी, सिरप,
टॉफ़ी, कैंडी, इन पर जो पहले 12% जीएसटी था इसको घटा करके 5% कर दिया है। इसके भी रेट अब पूरे देश में गिर जाएंगे। बिना फ्लेवर के जो पैकेज मिनरल वाटर है 18% जीएसटी था, इस पर इसको घटा करके जो है वो 5% कर दिया गया है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जनता के लिए। इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर हैं, उसके जो टायर हैं, इस पर जो है वो पहले 18% जीएसटी देना होता था, इसको अब जो है वो 5% कर दिया, यानी किसानों को राहत दी है। ट्रैक्टर, खेत की जुताई, बुआई और जो कटाई की जो मशीनें हैं, इस पर पहले जो है वो 12% चार्ज किया जाता था, इसे अब 0 कर दिया गया है, यानी यहाँ पर भी जो किसान हैं उनको राहत दी है। अब सुनिए आप, जो बायो पेस्टिसाइड हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ड्रिप है, सिंचाई के सिस्टम है, इन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, इसे भी घटाकर जो है मोदी सरकार ने अब 5% कर दिया है। इसके अलावा लकड़ी, मार्बल, ग्रेनाइट पर 12% जो है वो जीएसटी लगता था, अब इसको 5% कर दिया है। कंस्ट्रक्शन के जो सामान हैं, इस पर पहले 12% जीएसटी था, इसे घटा करके केंद्र सरकार ने 5% कर दिया है। कपड़े, जूते जो है वो पहले 12% इस पर जीएसटी था, घटा करके 5% कर दिया, यानी कपड़े भी सस्ते मिलेंगे। मैप, चार्ट, ग्लो, पेंसिल, क्रेयॉन और इरेजर और कॉपी जो है वो भी अब पहले 12% जीएसटी कर दिया था कॉपियों पर, कह सकते हैं शिक्षा से जोड़कर देखा जा रहा था, इसको अब 0% कर दिया, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स गुड्स और जो खिलौने हैं उस पर पहले 12% जीएसटी था, देना था, लेकिन इसको अब प्रदेश केंद्र सरकार ने 5% कर दिया है पूरे देश में। हैंडीक्राफ्ट है, लेदर है, 12% जीएसटी इस पर था, इसको घटा करके 5% कर दिया है, जनता को राहत है। वहीं 350 सीसी तक जो इंजन वाली जो मोटरसाइकिल हैं, 3 व्हीलर हैं, जो जनता लेती है, आम लोग लेते हैं, गरीब लोग कह सकते हैं, जो मिडिल क्लास लोग लेते हैं, इनको ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स हैं, इस पर पहले 28% जीएसटी था, इसको घटाकर 18% कर दिया है। इसके अलावा 1500 सीसी तक की जो डीजल कारें हैं, 1200 सीसी तक की जो पेट्रोल की कारें हैं, सीएनजी कारें हैं, ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल हैं, इस पर पहले 28% जो जीएसटी था, इसे भी 18% कर दिया, यानी कारें भी सस्ती हो जाएगी, जो हमने बताई आपको। इसी तरह जो एसी है 32 इंच से बड़ा, टीवी, वॉशिंग मशीन, इस पर जो 28% जीएसटी था, इसको घटा करके केंद्र सरकार ने 18% कर दिया है। जनता के लिए राहत है, सस्ते मिलेंगे जी अब ये। इसके अलावा टोस्टर, केटल, माइक्रोवेव जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स हैं, 28% जीएसटी था, इससे घटा करके जो है इसे फिलहाल बरकरार रखा गया, इसको इसमें नहीं किया गया है कुछ बदलाव। इसके अलावा सिलाई मशीन पर पहले 12% जीएसटी था, इसे 5% कर दिया है, राहत है। कैंसर, ये है जनता के लिए खबर महत्वपूर्ण। कैंसर की दवाई समेत 23 लाइव जो सेविंग मेडिसिन है, 12% जीएसटी था, इसे 0 कर दिया है, 0, यानी कोई भी जो है वो जीएसटी नहीं लिया जाएगा, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कैंसर की दवाई सस्ती मिले। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी था, इसे भी 0 कर दिया गया है। इसके अलावा थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, इसके अलावा टेस्टिंग किट्स, ग्लूकोमीटर, नज़र के चश्मे, इन पर 12% जीएसटी था, इसे अब 5% कर दिया, ये भी सस्ते मिलेंगे। अब जनता से जुड़ा हुआ हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस हैं, उस पर 18% जीएसटी था, इसको 5% कर दिया, ये भी सस्ता मिलेगा। बच्चों की बोतल है, नैपकिन है, डाइपर हैं, 12% जीएसटी था, इसको 5 कर दिया, ये भी सस्ते मिलेंगे। होटल के कमरे, यानी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होटल के कमरों की जो बुकिंग पर जो जीएसटी था वो 12% से घटाकर 5% कर दिया है। वो भी तब जब कमरे का किराया प्रतिदिन 7500 से कम होगा, यानी जो गरीब कह सकते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, 7500 का कमरा, इससे कम सस्ता कमरा लेते हैं, वो 7500 से ऊपर वालों के लिए तो वही टैक्स रहेगा, लेकिन जीएसटी रहेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए जीएसटी कम कर दिया, ताकि उनको जो होटलियर्स हैं वो सस्ते कमरे दे सकें। इसके अलावा ब्यूटी और जो हेल्थ जुड़े हुए जो सर्विसेज है, जैसे जिम है, सैलून है, नाई की दुकान है, योगा सेंटर हैं, इस पर जो जीएसटी 18% था, इसको 5% कर दिया, यानी जो जिम वाले हैं, जो किसने अपना योगा करना है, उन पर जो उनको टैक्स बहुत था, तो वो चार्जेस फिर ज़्यादा लेते थे लोगों से, उसको भी कम कर दिया है। इसके अलावा सीमेंट पर जीएसटी 28% था, इसको घटा करके 18% कर दिया, यानी सीमेंट पे सस्ता मिल जाएगा जी। इसके अलावा जो है वो और भी कई सामान हैं जिसको जो है वो सस्ता किया गया है, जैसे पान मसाला। अब देखिए ऐसे कौन से, एक चीज़ तो ये कि सस्ते वाले, महंगा क्या किया गया है, पान मसाला, तंबाकू के सामान, सिगरेट, शराब अब महंगी हो जाएगी। पहले इन पर 28% जीएसटी था, इसको 40% कर दिया है, यानी जो महंगे शौक है लोगों के उसको महंगा कर दिया है, और ये तो ऐसे भी घातक चीज़ें शराब वगैरह जो लोगों को लेनी भी नहीं चाहिए। एडिशनल शुगर ड्रिंक्स पर अब तक 28% जीएसटी था, इसको अब 22 सितंबर से 40% कर दिया गया है।
इसके अलावा 350 सीसी से ज़्यादा जो बाइक सीसी से ज़्यादा वाली जो बाइक हैं, जो लग्जरी कारें हैं, इस पर जो है वो अभी 28% GST था, इसको 40% कर दिया, यानी जो महंगी चीज़ें वो महंगी कर दी है। और एयरक्राफ्ट और जो याट पर 28% GST था, इसे बढ़ा करके 40% कर दिया है। यानी जो आम जनता है उनको राहत है, जो लोग अमीर है उनको थोड़ा सा और पैसे दे दीजिए अब आप, और इनको पैसे देने पड़ेंगे। रिवॉल्वर हैं, पिस्तौल हैं, इस पर लगने वाले जो 28% GST था, इसको और महंगा कर दिया, इसको 40% कर दिया है। इसके अलावा जो कोयला है उस पर पहले 5% GST था, इसको बढ़ा करके 18% कर दिया है। कैसीनो हैं, रेस क्लब हैं, और कैसीनो और जो रेस क्लब हैं इसमें जो, इसके अलावा जो खेल हैं, खेल इवेंट्स जैसे IPL हैं, इसमें जो एंट्री के लिए जो GST था इसको 28% से बढ़ा करके 40% कर दिया है। यानी जो अमीरों वाले शौक हैं, अमीरों वाली चीज़ें हैं, वो थोड़ी और महंगी कर दी है, गरीबों को राहत दी है, मिडिल क्लास फैमिली को राहत दी है। ये अच्छा फैसला है केंद्र सरकार का, ताकि जो ऐसे सामान है जो लोग जो दिनचर्या में लाते हैं, जैसे दूध हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इस पर GST घटा दिया है जी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बीती शाम GST की नई दरें लागू करने को लेकर अब इस पर जो है वो सरकार की तरफ से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि GST की दरें कम करना स्वागत योग्य कदम है, इससे जो आम आदमी है उनको राहत मिलेगी, कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएगी। मगर अब इसमें सरकार की तरफ से क्या कहा उन्होंने, हिमाचल के रेवेन्यू कलेक्शन में इससे कमी आएगी। उन्होंने कहा कि GST स्लैब में चेंज होने से करीब 1000 करोड़ का जो नुकसान है वो प्रदेश को होगा, जो इनकम है प्रदेश की। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दबी जुबानी में BJP शासित जो राज्य हैं वो भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन में कमी से राज्यों में जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो घटेगी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में BJP की सरकारें नहीं हैं, उन्होंने खुले रूप में GST स्लैब घटाने से होने वाला जो नुकसान है उसको उठाने की मांग उठानी चाहिए उनको सभी को। GST स्लैब कम करना आम जनता के लिए तो अच्छी खबर है, मगर पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्यों में सरकारों के लिए चिंता का विषय होगा। राज्य सरकार पहले ही 98,000 करोड़ की कर्ज में डूबी हुई है, और अब स्थिति ऐसी है कि पुराना कर्ज चुकाने को लेकर के नया ऋण लेना पड़ रहा है। राज्य की ऋण लेने की जो क्षमता है वो भी कम कर दी गई है। रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है उसको भी जो है वो कम कर दिया गया है। जो GST कंपनसेशन था जो जुलाई 2022 से वो भी बंद है। ऐसे में 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू होना था सरकार को, वो भी अब नहीं मिलेगा, तो चिंता का विषय है सरकार के स्तर पर, उन्होंने ये कहा है। वहीं सरकार की तरफ से तो ये हो गया। अब जयराम ठाकुर ने क्या कहा है, जयराम ठाकुर ने आज कहा कि GST की दरों में की गई कमी से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम जो है वो उठा रही है, और GST परिषद द्वारा कई वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उसकी दरों में जो है कटौती की है। अच्छा फैसला है, जनता के लिए फैसला है, जिसका सीधा फायदा जो है वो आम उपभोक्ताओं को होगा, जयराम ठाकुर ने कहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से न केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि जो बाजार है उसमें भी सकारात्मक जो माहौल है वो बनेगा। उन्होंने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है, और ये फैसला भी जनता के हित में ही लिया गया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का जो है PM मोदी का खास तौर पर धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने आम लोगों से जो है वो वायदा किया था कि आपको हम राहत देंगे, तो इसी का नतीजा है कि राहत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता की सरकार है, और आम जनता की उनको पीड़ा जो है वो समझते हैं। इसके अलावा बात करें CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो एक और खबर है, मध्य प्रदेश में मानसून से हो रही भारी क्षति के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने समयबद्ध तरीके से राहत और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने के लिए, ये बड़ी खबर है आज की, मनरेगा के जो नियम हैं उसमें ढील देने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जो वास्तविक मांग के अनुरूप इन क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त जो बुनियादी अधोसंरचना है इसकी जो मरम्मत के लिए अतिरिक्त जो कार्य हैं वो किए जा सकेंगे। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से कहा कि भारी बारिश, अचानक बाढ़ और जो बादल फटने तथा भूस्खलन की घटनाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान हो चुका है। कृषि और जो बागवानी क्षेत्र हैं, पशुधन है, ग्रामीण अधोसंरचना है, उसको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी, और इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। राज्य में पुनर्निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए उपायुक्तों को ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना मनरेगा के तहत नए कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। यानी ग्राम सभा के बिना ही जो पहले हो गया है, जो आया हुआ है अप्रूवल, उसको हरी झंडी देने को कहा है। खराब मौसम की स्थिति में
में ऐसी बैठकें आयोजित करना व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा, पंचायत समिति और जो जिला परिषद हैं उनसे कार्योत्तर स्वीकृति बाद में प्राप्त की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उपायुक्त अब भूमि विकास परियोजनाओं सहित सभी श्रेणियों के कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे और इसके लिए प्रति ग्राम पंचायत 20 कार्यों की पूर्व सीमा में भी ढील दे दी गई है। इसके अतिरिक्त भूमि विकास परियोजनाओं के व्यक्तिगत जो है वो कार्यों के लिए वित्तीय सीमा को प्रति लाभार्थी 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया। ये भी महत्वपूर्ण है जी। जो काम करते हैं आप अपने खेतों में ही जो करते हैं, सरकार जो पैसा देती है उसको बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश में अब पंचायतों को अवैध निर्माण रोकने का जिम्मा भी दे दिया गया है। नदी नालों के किनारे भवनों का निर्माण न होने की शक्तियां अब जो है वो कह सकते हैं पहले नहीं होती थी, लेकिन अब दे दी गई है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से मची तबाही को देखते हुए सरकार के आदेशों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और पंचायती राज विभाग जो है वो प्लान तैयार कर रहा है। इसमें टीसीपी के दायरे में लोगों को भवन निर्माण के लिए स्ट्रक्चर, डिजाइन और जो नक्शा पास होना अनिवार्य होगा। पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो मौके पर जाकर के टीसीपी से पास नक्शा देख सकेंगे कि सही पास किया है, गलत पास किया। अगर नक्शा पास नहीं है तो इस बारे वो विभाग को सूचित करेंगे, प्रशासन को सूचित करेंगे, सरकार को सूचित करेंगे। ऐसे में लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से जो मकान गिरे हैं उनमें कई मकान ऐसे हैं जिनका नक्शा पास नहीं था। कई मकान नदी नालों के किनारे बनाए गए थे। नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ने से मकानों को नुकसान हुआ है। जिन लोगों के मकान चले गए हैं उनको सरकार ने पहले ही कहा है कि हम 7 लाख भी देंगे और जो और हैं जो मदद है, जैसे कोई सामान खत्म हो गया, किसी का पूरा सामान भी गया तो 70,000 रुपये वो देंगे। सरकार ये चाह रही है अब कि जो नक्शे पास नहीं है, सरकार ने ही पास नहीं किए हैं, तो ऐसे नक्शों ऐसे इसमें जो है मकान के लोगों का सब कुछ तबाह हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन जो नक्शे पास ही नहीं है, सरकार ने पास ही नहीं किए थे, फिर ऐसे लोगों की जो मदद है वो करनी पड़ेगी क्योंकि अब स्वाभाविक है। तो ऐसे में सरकार अब देख रही है कि नक्शे पास सही थे, गलत थे, तो वो भी सरकार देख रही है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को जो पैसा है वो फिर जारी होगा और जो गलत तरीके से नक्शे पास होंगे फिर वो पास ऐसे भी नहीं होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर थी, आपको हमने बता दी है। तो जो नदी नालों के किनारे जो भवन बनेंगे जी, उसका जो नक्शा है क्या सही है क्या गलत है, उसको लेकर के जो अब पंचायत प्रतिनिधि हैं वो उसको देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा और खबर की बात करें तो ये भी एक आम जनता से जुड़ी हुई खबर है। डॉक्टर धनीराम शांडिल ने आज उच्च स्तरीय कार्य समिति की जो बैठक है वो की शिमला में। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के 34 स्वास्थ्य संस्थानों में शीघ्र ही अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीनें स्थापित होगी। ये महत्वपूर्ण खबर, जनता से जुड़ी हुई खबर है। उन्होंने कहा कि इन मशीनों की खरीद की प्रक्रिया 3 महीनों में पूरी कर दी जाएगी तथा दिसंबर तक प्रदेश की जनता इन सेवाओं का लाभ उठा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन मशीनों के स्थापित होने से लोगों को निकटवर्ती स्थानों पर ही आधुनिक और विश्वसनीय सीटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध होगी। ये मशीनें सिविल अस्पताल पोंटा साहिब, राजगढ़, अर्की, नालागढ़, नदौन, देहरा, ज्वाली, अंब, चौपाल, रोहड़ू, ठियोग, रिकांगपियो, मंडी, बिलासपुर, नूरपुर, घुमारवी, करसोग, सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंदरनगर, मनाली, आनी, भरमौर, चुवाड़ी और भोरंज में स्थापित होगी। सीटी स्कैन मशीनें इन अस्पतालों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जोनल अस्पताल धर्मशाला, डीडीयू शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, सोलन, केलांग और जो कुल्लू सहित खनेरी अस्पताल रामपुर, इन अस्पतालों को भी ये मशीनें मिलेगी। यानी 34 नई सीटी स्कैन मशीनें दिसंबर तक प्रदेश में आ जाएगी और जनता के लिए ये समर्पित कर दी जाएगी। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की शिमला में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व की भाजपा सरकार में चुनावी वर्ष के दौरान चहेतों को लगभग 172 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी गई, ये दावा किया है। बोर्ड के चेयरमैन नरदेव कंवर ने बताया कि अफसरों से पूरे मामले में जवाब तलब जो है वो किया जाएगा कि किसका कराया हुआ है। ये जिला श्रम कल्याण अधिकारियों को यह रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दे दिए गए हैं। वर्ष 21-22 में 7,02,260 कामगारों का पंजीकरण रातों रात किया गया और किस आधार पर ये हुआ ये पूछा गया है, मांगा गया है इसका रिकॉर्ड पूरा। इस रिपोर्ट के आने के बाद उस समय के श्रम अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कैसे हुआ ये। जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो ऐसी सूरत में जो है वो कार्रवाई की जाएगी। नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि 2021-22 की कामगारों की अब तक 204 करोड़ रुपए की जो देनदारियां वो लंबित है। पात्र कामगार बोर्ड की जो कह सकते हैं योजनाओं के लाभ से जो पात्र लोग हैं वो वंचित रह गए हैं और रातों रात जो कुछ लोग पंजीकृत हुए हैं वो पंजीकृत नहीं होने चाहिए थे, फिर उनको कर दिया गया, उन्होंने आरोप लगाया है। बोर्ड ने चुनावी वर्ष में लाभान्वित हुए कामगारों की पात्रता संबंधित जो जांच है वो बिठा दी है, जिसमें दूध का दूध जो पानी का पानी है वो हो जाएगा, इन्होंने दावा किया है। तो ये जी पिछली सरकार का एक मामला है जो अब
कह सकते हैं जो वर्तमान में है नरदेव कुंवर जी, उन्होंने जो है वो ये मामला उठाया है और इस पर जांच बिठाने की बात कही है। इसके अलावा बात करें हाईकोर्ट में चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई है कि जब तक प्रबोध सक्सेना सेवा विस्तार से पहले 2 साल से अधिक समय तक बतौर मुख्य सचिव सेवाएं देते रहे तब तक उनकी तैनाती पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था, परंतु हाय तौबा तब हुआ जब उन्हें उसी पद के लिए सेवा विस्तार दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि सेवा विस्तार की जो अनुमति है मुख्यमंत्री के आग्रह पर नियमों के तहत 6 माह के लिए दी गई है। यह अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पूछा कि क्या यह समझा जाए कि अब इन्हें फिर से सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता है, परंतु यह एक तथ्य है कि अभी तक इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कोर्ट ने इन परिस्थितियों में मामले की सुनवाई 30 सितंबर से पहले निर्धारित करने की बात कहते हुए सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सील्ड कवर में रिकॉर्ड पेश किया गया, जिससे देखने के बाद कोर्ट ने इसे फिर से सील्ड कवर में रखा है। केंद्र सरकार की ओर से जो अतिरिक्त सॉलिसिटर हैं जनरल है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे, जिस पर जो है वो ये कोर्ट ने क्या पूछा है बता दिया है, मामला कब लगा बता दिया हमने आपको। इसके अलावा विद्युत बोर्ड के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने आज शिमला में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले नेगी बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा मंडल धर्मशाला सह प्रबंध निदेशक कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहां से अब इनका स्थानांतरण शिमला हुआ है और ये अब HPSCBL शिमला में जो है वो सेवाएं देंगे। HPSCBL में HPU में एमकॉम चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट है वो आ गया है जी चौथे सेमेस्टर का, और ये परीक्षाएं बीते जून माह में आयोजित हुई थी। अब विश्वविद्यालय की जो साइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सूचना है वो ये कि एमकॉम 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कुल परीक्षा परिणाम का 91.42% रहा है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम अभी 7 और 8 दिसंबर, मौसम की चलिए बाद में खबर बताते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर आ गई है अभी 7 और 8 दिसंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है घटित होगा। ये बड़ी खबर है जी। मौसम विभाग के अनुसार जो है वो खगोल विज्ञान केंद्र के अनुसार भारत में सभी स्थानों से यह ग्रहण जो है वो दिखाई देगा। और इसमें बता दें आपको, चंद्रमा 7 सितंबर को देर शाम पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करेगा और यह 8 सितंबर की अर्धरात्रि के बाद के कुछ घंटों तक जारी रहेगा। खगोल विज्ञान केंद्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श है वो 7 सितंबर को भारतीय समय अनुसार रात 9:57 पर होगा। ग्रहण का जो अंत है वो 8 सितंबर को दोपहर 1:27 पर होगा। इस ग्रहण की जो पूर्णता है वो 7 सितंबर को 11 बजे घर जो है वो प्रारंभ होगी तथा ग्रहण की पूर्णता का जो अंत है वो 8 सितंबर को 12:32 पर होगा। भारत में ये जो दिखने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो इससे पहले 3 माह, इसके बाद जो है वो इसमें जो है भारत में जो दृश्य है वो अगला जो चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च 2026 को घटित होगा, यानी जो अगला आने वाला 3 मार्च 2026 को दिखाई देगा। और भारत में जो दृश्य पिछला जो दिखा गया था चंद्र ग्रहण वो 28 अक्टूबर 2023 को था। तो लंबे समय बाद चंद्र ग्रहण आया है जी, और कब आएगा वो हमने बता दिया आपको। इसके अलावा कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चिट्टा और जो हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने मनाली के अंतर्गत वॉल्वो बस स्टैंड क्षेत्र से एक पंजाब नंबर की कार थी जी 2587, इसमें जो है वो 258.75 ग्राम चिट्टा जो है बरामद किया है और 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और वाहन जब्त कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों में मंडी के 40 वर्षीय संजय कुमार, गुरदासपुर के पंजाब के 22 वर्षीय हरमोहित दीप सिंह और पटना बिहार के 29 वर्षीय कृष्णा सिंह है उर्फ मनीष इसका नाम है। एक गुरदासपुर का और है, पंजाब का 30 वर्षीय मनदीप सिंह शामिल है। बरामदगी के बाद चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जो है पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा ऊना जिला के उपमंडल अंब के तहत चकसराय के समीप बसूनी रोड पर हुए सड़क हादसे में 55 वर्षीय मदन लाल की दुखद मौत हो गई है, जबकि 21 वर्षीय केशव ठाकुर जो है वो और 24 वर्षीय रविंदर सिंह घायल हैं। यह हादसा बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर के कारण हुआ। लोगों से अपील है कि थोड़ा सा वाहन आप धीरे चलाएं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में कल भी 5 जिलों में अलर्ट हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर। यहाँ पर कल भारी से भारी बारिश होने का येलो अलर्ट है, यानी 5 जिलों में कल अलर्ट है। इसके अलावा राज्य के जो अन्य जिले हैं वहाँ पर हल्की बारिश होगी इन जिलों की अपेक्षा।
पर एक अच्छी खबर आई है सामने जो जनता के लिए बेहद ज़रूरी है बताना हमें। प्रदेश में 6 तारीख से 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच बारिश नहीं होगी, यानी कम बारिश होगी, इक्का दुक्का स्थानों पर होगी। तो अच्छी खबर है जी, मौसम इतना अधिक खराब नहीं होगा। तो जो लोगों से हमारी अपील है, कहीं आपने जाना है और बहुत ज़रूरी है जाना, तो 2-3 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, फिर 6 तारीख से मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा। तो लोगों से अपील है कल के दिन रुक जाइए जी, फिर परसों से मौसम थोड़ा साफ है। कल का हमने बता दिया, कल येलो अलर्ट है 5 जिलों में, कहाँ कहाँ पर है हमने आपको वो बता दिया है। तो ये 5 जिले हैं, बाकी उसके बाद फिर जनता को जो है वो राहत है 6 से 10 तक। तो जनता के लिए अच्छी खबर है जी, थोड़ा सा मौसम साफ हो रहा है 6 से 10 के बीच। बाकी कल जो अलर्ट है हमने बता दिया है। और सबसे दुखद खबर जो है वो मंडी कुल्लू जिला से आ रही है, जहाँ पर अखाड़ा बाजार में बीते कल आपने देखा 2 लोगों की डेथ हुई वहाँ पर, आज भी 2 लोगों की डेथ और हुई है, मलबे में दब गए जिंदा। 5 लोग अभी भी दबे हुए जिंदा दफन ने, ढूंढ रहे हैं उनको। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिला प्रशासन द्वारा, मिल भी नहीं रहे हैं। आप सोचिए किस प्रकार का मलबा आया होगा कि मलबे हटाने में इतना समय लग रहा है कि 5 लोग जो दबे हुए हैं उनको निकालने भी अब जो है वो टेढ़ी शीर साबित हो रहा है। तो दुआ करिए जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए दुआ करिए, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन लोगों से हमारी अपील है कि प्रदेश में अभी कल भी मौसम खराब है, तो हो सके तो एक दिन आप अपनी जो यात्रा है वो टाल दीजिए। परसों से थोड़ा मौसम कम खराब है, तो 6 से 10 मौसम कम खराब है। बाकी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आप तक हमने पहुँचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुँच सकें। धन्यवाद।